अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो है वो हम डॉन न्यूज़पेपर करेंगे 5 दिसंबर का। आज संडे है, तो आज मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तानी न्यूज़ के साथ जो है ना वो आपको थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ भी इसमें बता सकूं। ठीक है। अच्छा, पहली न्यूज़ हमारी है वो है इमरान एश्योर्स श्रीलंकन प्रेसिडेंट कल्प्रिट्स विल बी पनिश्ड। ठीक है, इमरान खान ने जो है वो एश्योर किया है, यकीन दिलाया है अपने जो हैं इनके श्रीलंकन प्रेसिडेंट उन्हें कि जो कल्प्रिट्स हैं, कि जिन लोग भी मुलविस थे उस श्रीलंकन जो बंदा था उसको मारने में, लिंच करने में, तो उसको उन्होंने क्या कहा है, विल बी पनिश्ड, उससे सज़ा दी जाएगी। और इस सिलसिले में क्या अब तक की पेशरफ्त हुई है, 235 हेल्ड इन लिंचिंग केस, 900 बुक्ड। ठीक है, 235 जो है ना इनको जो है ना अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ठीक है, और उसमें और क्या है, बॉडी सेंट टू लाहौर, वाइफ सीक्स जस्टिस, कि उसकी बॉडी थी उसको लाहौर भेज दिया गया है, और जो वाइफ है उसने क्या कहा है, सीक्स जस्टिस, कि उसने मांगा है जस्टिस कि भाई मुझे क्या है, इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, हेडलाइन में जो हेल्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, सेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये है हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता, जिस तरह यहाँ पे भी ये है, इन्होंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया और यहाँ भी बॉडी के बाद जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आगे आप देखें, लंकन पीएम सेज हिज कंट्री कॉन्फिडेंट दोज इन्वॉल्व विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा प्रेजेंट डेफिनेट में, कि उनका जो मुल्क है वो कॉन्फिडेंट है, वो पुरअतमाद है, दोज इन्वॉल्व, वो लोग जो मुलविस थे इस सारे जुर्म में, विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, कि उससे क्या है, विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, यानी कि उसको मतलब इंसाफ दिलाया जाएगा इसको, जो भी इसके उसमें मुलविस थे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं सारी न्यूज़, बजाय इसके कि एक न्यूज़ को आज करें। आज मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा न्यूज़ आप लोगों से शेयर कर सकूँ। अच्छा, FIR जो है ना वो हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट 900 वर्कर्स ऑफ अ गारमेंट फैक्ट्री इन सियालकोट फॉर किलिंग द श्रीलंकन नेशनल जनरल मैनेजर एंड बर्निंग हिज बॉडी। उन्होंने कहा जो FIR है वो क्या है, हैज़ बीन रजिस्टर्ड। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, कि वो FIR दर्ज की गई है 900 वर्कर्स के अगेंस्ट इस गवर्नमेंट फैक्ट्री के सियालकोट के जो थे, और क्यों की गई है कि इन्होंने ये मारा था फॉर किलिंग देयर श्रीलंकन नेशनल जनरल मैनेजर, और फिर बाद में उसको मार के उसकी क्या है बॉडी जला दी थी। The Sialkot police arrested 235 people including those who tortured Priyanta Kumara and recorded videos। और ये सियालकोट पुलिस ने अरेस्ट किया है 235 लोगों को, और इसमें वो भी शामिल थे जिन्होंने तशद्दुद किया था प्रियंता कुमारा को और वीडियोस रिकॉर्ड की थी। उन्होंने कहा सैकड़ों की तादाद में लोग जिसमें शामिल थे वर्कर्स जो है उन्होंने एहतजाज किया ये जो अगेंस्ट एलिज्ड ब्लास्फेमी बाय मिस्टर कुमार ऑन फ्राइडे, टॉर्चर्ड हिम टू डेथ एंड लेटर बर्न्ट हिज बॉडी। मजीद इसमें डिटेल बता रहे हैं, ये ज़्यादा मैं डिटेल में ही जा रहा, कल मैंने वो बिगनर्स के लिए पैसेज कराया था, वो भी सारी यही न्यूज़ थी, तो वहाँ पे हम ये सारा कुछ कवर कर चुके हुए हैं। ठीक है। और फिर आगे इन्होंने सेक्शंस बताए हैं, किस सेक्शन इन्होंने लगाए हैं इस FIR में, कि इस ये वो 900 वर्कर्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं PPC के, ये इसमें आगे इन्होंने बताया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और उसमें क्या है, और इसके अलावा इन्होंने कहा कि सियालकोट पुलिस जो है ना वो अभी रेड भी मज़ीद कर रही है, छापे भी मार रही है, और एडजॉइनिंग विलेजेस में भी साथ के देहात थे, और कौन कौन से इलाकों में, संबरियाल में, डस्का में, पसरूर में, ताकि जो है ना वो अरेस्ट कर सके इन बुक्ड 900 सस्पेक्ट्स को। और इसके अलावा जो है ना वो CCTV फुटेज के ज़रिए भी कोशिश की जा रही है कि तलाश किया जा सके सारे मुलज़िमों को, जो वायरल हुई थी ये वीडियो किस पे, सोशल मीडिया पे। ठीक है। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अगली हमारे पास है वो है हमारे पास कि ये कह रहा है कि जी यहाँ पे कह रहा है जी पाकिस्तान टू होस्ट OIC's एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन ऑन 19th। ठीक है, अब इसमें क्या है, पाकिस्तान होस्ट करेगा, मेज़बानी करेगा OIC का जो एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन है, कब, 19 दिसंबर को। और इस सिलसिले में क्या है कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी भी 5 कंट्रीज़ हैं उनको भी इनवाइट किया गया है ताकि क्या है मोबिलाइज़ की जा सकें रिसोर्सेज अफ़गानिस्तान में। अभी अफ़गानिस्तान में देखें, जो भी जब से ये अमेरिका वाले गए हैं तो उसके बाद हमें एक क्राइसिस देखने को बन भी चुका हुआ है क्राइसिस, और भी मज़ीद हमें इसमें देखने को मिलेगा बहरान। इसमें जहाँ पे रिसोर्सेज हैं वहाँ पे वो नहीं है, जिस तरह हमको पता है इन्होंने इनकी वो भी रोक ली थी, इनके जो अकाउंट्स थे फॉरेन रिजर्व्स के। ठीक है, तो वो काफ़ी मसाइल हैं, तो उस वाले से ये काफ़ी अहम चीज़ ये है कि जी
पाकिस्तान जो इस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन की मेज़बानी करेगा। इसको थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं। उन्होंने कहा जी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी उन्होंने क्या कहा है कि हम जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन OIC के जो है ना वो क्या करेंगे, उसकी मेज़बानी करेंगे। और ये क्यों करेंगे? टू प्लान टू अवर्ट अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, बचा जा सके एक इंसानी बहरान से, विच इज़ रेयरिंग इट्स हेड इन अफगानिस्तान फॉलोइंग US विड्रॉल, जो कि US के विड्रॉल के बाद जो है ना वो हमें सामने आने को है। ठीक है, और उन्होंने कहा ये बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट होगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, गलती होगी अगर हमने अफगानिस्तान को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया इस अहम मोड़ पे जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना देगा, एक और क्या है इकोनॉमिक कोलैप्स होगा और इवेंचुअल इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, और पूरे खत्ते में जो है ना वो हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है अगर जो है ना इसको हमने ये गलती की कि इसको हमने छोड़ दिया अफ़गानिस्तान को। ठीक है, अच्छा अब साथ ये कह रहे हैं कि जी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी जो सेशन होगा OIC का दिसंबर 19 को, वो लेके आएगा वर्ल्ड लीडर्स की अटेंशन को इस तरफ कि जी अब यहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे ये स्टैट्स दिए हुए हैं कि क्या होगा वहाँ पे, कि फूड शॉर्टेजेस हैं 22.8 मिलियन लोगों के लिए, और ये तकरीबन उन्होंने कहा जी 3.2 मिलियन जो बच्चे हैं वो मुतासर होंगे मेल न्यूट्रिशन से अफगानिस्तान में। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम जो है ना वो लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराएंगे कि किस तरह जो है वो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सर उठा रहा है। और कहेंगे जी he said the conference would help mobilize resources to help Afghanistan and added that Pakistan was already providing wheat, other edible items and medicines। उन्होंने कहा पाकिस्तान पहले ही है ना वो प्रोवाइड कर रहा है ये मेडिसिन और दूसरे खाने पीने की अशिया वहाँ पे अफगानिस्तान को। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी he showed that India would be facilitated if it would send wheat through Pakistan land as announced। उन्होंने कहा कि इंडिया को है ना वो फैसिलिटेट किया जाएगा अगर ये भेजे वीट किस तरह पाकिस्तान की ज़मीन के ज़रिए, जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हम इसमें क्या OIC की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जब होगा 19 दिसंबर को तो मज़ीद डिटेल हम उसमें चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है कि जी PM's aid hails arrival of $3 billion from Saudi Arabia, कि इसके हैं स्पेशल असिस्टेंट है PM के, तो उन्होंने बड़ा इसको सराहा है कि जो $3 बिलियन की जो एड आ गई है हमारे पास सऊदी अरेबिया से। लेकिन अगर आप लोग इसकी कंडीशंस पढ़ें तो नहायत ही आप कह लें कि जी शर्मनाक कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस पे पाकिस्तान को है ना ये पैसे दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर अब ये हुकूमत में है तो ये इसको तारीफ़ के तौर पे लेंगे कि बड़ा इन्होंने कामयाबी हासिल की है $3 बिलियन लोन लेके सऊदी अरेबिया से। और ये कह रहे हैं कि जी बड़ा जो ज़रूरत थी बूस्ट देने की, मच नीडेड बूस्ट फॉर SBP विच हैज़ सीन रिजर्व्स डिक्लाइन बाय $4 बिलियन इन 3 मंथ्स। उनका 3 महीनों में ये $4 बिलियन के रिजर्व्स जो कम हुए हैं, तो उसके लिए है ना मतलब ये SBP के लिए बड़ी राहत की बात होगी कि वहाँ से हमें वो $3 बिलियन मिल रहे हैं सऊदी अरेबिया से। अच्छा, तो थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी हमने $3 बिलियन मिल गए हैं सऊदी फंड से डेवलपमेंट के लिए, और इसमें क्या है टू कीप द US डॉलर्स इन इट्स अकाउंट टू एनहांस इट्स फॉरेन रिजर्व्स। तो इससे ज़ाहिर है इनके फॉरेन रिजर्व्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो इनके एडवाइज़र हैं शौकत तरीन, उन्होंने क्या कहा है कि उनको ये पैसे मिल गए हैं सऊदी के SBP। शौकत तरीन ने कहा कि जी SBP है ना उसको रिसीव हो गए हैं सऊदी अरब के $3 बिलियन डिपॉज़िट। और साथ ये कह रहे हैं कि जी साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया है इनके मोहम्मद बिन सलमान का। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना वो ये है कि जी अगर आप यहाँ पे देखें ना कि ये कह रहा है कि जी हाउएवर द गवर्नमेंट इज़ टाइट लिप्ड ओवर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, के उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट है वो टाइट लिप्ड है, मतलब बिल्कुल खामोश है, इस बारे में बात नहीं कर रही किस चीज़ पे, ओवर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है इस एग्रीमेंट पे जिस पे पाकिस्तान को ये एड कर्जा मिला है। और ये क्या है ट्रिगरिंग स्पेकुलेशंस, और इसने अफवाहों को जन्म दिया है डैट इज़ इन फेवर ऑफ द लैंडिंग कंट्री, के ये उनके हक में है लैंडिंग कंट्री जिन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान को उधार दिया है। वेल अप्रोच टू नो द कंडीशंस, और जब रब्ता किया गया कंडीशंस जानने के लिए कि कौन सी कंडीशंस पे जो है ना वो हमें ये दी गई है एड, द SBP रिप्लाइड, स्टेट बैंक ने क्या कहा, एज़ पर एग्रीमेंट ऑल टर्म्स आर कॉन्फिडेंशियल। उन्होंने कहा जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या है तमाम टर्म्स कॉन्फिडेंशियल हैं, यानी उनको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, एंड कैन नॉट बी रिवील्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़, और उनको यह है ना जाहिर नहीं किया जा सकता जब तक ये दोनों का कंसेंट शामिल नहीं होगा, मर्जी शामिल नहीं होगा बोथ पार्टीज़ की। तो मतलब कहने को तो चलें ठीक है हमें मिल गया है
ये एड मिल गई है, लेकिन यकीन कंडीशंस जो है ना वो इसकी काफ़ी सख्त हैं। इस पर भी हमने जो एक न्यूज़ की हुई है बिगिनर्स के लिए, वो मैंने अब सारी कंडीशंस वगैरह आप लोगों को कराई थी, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ना रेगुलर रहा करें, बीच बीच में लोग मिस कर देते हैं ना, तो फिर आप लोगों को बीच में प्रॉब्लम होगी समझने में, ठीक है। अच्छा, और न्यूज़ अब देख लेते हैं। मेक और ब्रेक पीडीएम मीटिंग टुमारो, ठीक है। पीडीएम वाले कभी मिल जाते हैं, कभी ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन खैर दोबारा इनकी एक मीटिंग हो रही है, और इसमें उन्होंने कहा कि जी इसमें कौन कौन मीटिंग करेगा मंडे को। उसमें इनकी कोशिश होगी कि जी वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट प्लान बना सके कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक राय के साथ, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ये क्या कर पाते हैं जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, क्या ये कर पाते हैं। इसमें पीडीएम की वो मीटिंग होगी कल, ठीक है। और सीजेपी क्या कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जी कोविड की रीज़न फॉर पेंडेंसी ऑफ केसेस, मतलब जिनका डिसीजन नहीं आया, पेंडेंसी है केसेस में, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि जी कोविड का ये मसला है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, ये उनका फ़ैसला नहीं आया। तो ये मसला तो वैसे हमेशा से हमारे पास है, तो हम बिल्कुल हर चीज़ कोविड पे नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी खैर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भी वो रीज़न है कि इतने ज़्यादा केसेस जो है ना वो उनका भी फ़ैसला नहीं आ सका, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कह रहे हैं मेन बस इस पर इन्होंने यही कहा है, यहाँ पे ख़ताब कर रहे थे, पंजाब बार कौंसिल का फंक्शन था, वहाँ पे ख़ताब कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी कोर्ट्स जो है ना वो जारी रखेंगी जजमेंट्स देना इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल गलत है कि इसको प्रिज्यूम किया जाए कि देयर वाज बायस इन द जुडिशरी, के हमें क्या है बायसनेस नज़र आती है जुडिशरी में। तो उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल रद्द किया, उन्होंने कहा सिर्फ ये मेन रीज़न है इतना ज़्यादा केसेस पेंडिंग रहने का, वो ये क्या है, ये कोविड है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी न्यूज़ थी, न्यूजीलैंड के एजाज जो हैं पटेल, ये जिनकी पैदाइश जो है मुंबई की है, उन्होंने 10 की 10 विकेटें इनिंग्स में हासिल की इंडिया के ख़िलाफ़, ठीक है। और ये 33 साल ये बॉलर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है। एक तो जिम लेकर थे 1956 में, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 10 विकेटें ली थी, और इसके अलावा जो अनिल कुंबले हैं, उन्होंने 1999 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 10 विकेटें ली थी। तो अब इन्होंने ये 10 विकेटें ली वहाँ पे इसमें इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि इनकी अपनी टीम जो है ना वो सिर्फ 62 पे आउट हो गई, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी कामयाबी है इसके एजाज पटेल के लिए कि इन्होंने इनिंग्स में 10 की 10 विकेटें हासिल की हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब से आएँ। अब जैसे हमको पता है कि जी वहाँ पे अब एंजेला मर्केल के बाद अब कौन सी वहाँ पे गवर्नमेंट आ रही है, तो वहाँ पे अगर हम ओलाफ शुल्स की बात करें, German Chancellor designate Olaf Scholz, Centre Left Party gave its overwhelming approval on Saturday to forming a new government with environmentalist and pro-business parties, the first of 3 such decisions needed for Scholz to take office next week, ठीक है। अब वो किसके साथ मिलके ये ओलाफ शुल्स ये हुकूमत बना रहे हैं, ये न्यू गवर्नमेंट बना रही है, एनवायरमेंटलिस्ट और प्रो बिजनेस पार्टीज़ के साथ मिलकर बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शुल्स सोशल डेमोक्रेट्स नैरोली वन जर्मनी सितंबर 26 इलेक्शन, और ये इनकी सोशल डेमोक्रेट है पार्टी, उसने नैरोली जो है वो जीता था, यानी मतलब वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी उस पर, इन्होंने 26 सितंबर का इलेक्शन जीता था। और फिर उन्होंने नेगोशिएशंस की थी ग्रीन्स के साथ और बिजनेस फ्रेंडली फ्री डेमोक्रेट्स के साथ, ताकि वो कोalition बना सकें, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि डील हमें देखने को मिली 24 नवंबर को नेगोशिएशंस के बाद, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम देखें, इट विल सेंड आउटगोइंग चांसलर एंजेला मर्केल सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन इनटू द अपोजिशन। अच्छा, ये सारे उसका नतीजा क्या निकलेगा जब ये शुल्स जो है ना ये हुकूमत में आएंगे, कि जो है ना आउटगोइंग चांसलर एंजेला मर्केल की सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है, ये अपोजिशन में जाएगी कब, 16 सालों के बाद, और ये एंड कर देगी एक uncomfortable grand coalition of Germany's traditional big parties in which the social democrats were the junior partners, ठीक है। तो ये सोशल डेमोक्रेट्स जो जूनियर पार्टनर थे, लेकिन अब ये 26 सितंबर के इलेक्शन था, वहाँ पे यो सोशल शोल्स की थी सोशल डेमोक्रेटिक, वो नैरोली उन्होंने जीता था वहाँ पे जर्मनी का 26 सितंबर का इलेक्शन, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या हो रहा है।
और इसके अलावा पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये सियालकोट ट्रेजिडी है, जो श्रीलंका के शख्स को मारा गया है, कैन नॉट बी डिफेंडेड, उसको क्या है डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखें ये दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे भी गुस्सा पाया जाता है इस सिलसिले में, जो इस शख्स को लिंच करके मारा गया है सियालकोट में। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें, अब और अगर हम यहाँ पे देखें, यूएस वाउज टू स्टॉप रशिया फ्रॉम इन्वेडिंग यूक्रेन, तो इसको थोड़ा बड़ा करें। अब इसने यूएस ने कहा है, बिल्कुल इस अज़म का इजहार किया है कि वो रशिया को रोकेगा क्या करने से, इस पर कब्ज़ा करने से, यूक्रेन इन्वेड करने से। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने कहा है कि जी वो बहुत मुश्किल बना देंगे रशिया के लिए वो कोई किसी किस्म का भी है ना वो इन्वेजन कर सके यूक्रेन की, जिसमें उन्होंने वार्न किया कि यो लार्ज स्केल अटैक है मे बी प्लान फॉर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और वाशिंगटन एंड कीव सेज मॉस्को हैज़ मास ट्रिप्स नियर यूक्रेन्स बॉर्डर्स एंड एक्यूज रशिया ऑफ प्लानिंग एंड इन्वेजन। ठीक है, तो ये इसने वाशिंगटन ने, कीव ने जो है ना वो इल्ज़ाम लगाया है कि मॉस्को जो है वो क्या है अपने ट्रूप्स ले आया है बॉर्डर पे, और इल्ज़ाम लगाया है रशिया पे कि वो इन्वेजन करना चाह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूज़ थी कि यूएस ने कहा है कि जी हम रशिया को रोकेंगे इन्वेड करने से यूक्रेन को। और बाइडेन और प्रेसिडेंट व्लादिमीर, इस सिलसिले में एक अहम चीज़ ये है कि जो बाइडेन और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो क्या है, वो एक वीडियो कॉल करने वाले हैं और वो डिस्कस करेंगे जो राइजिंग टेंशंस हैं। बोथ साइड्स ने इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया, उस सिलसिले में कोशिश की जाएगी यूक्रेन के मसले को लेके यूएस वाले और रशिया वाले इस मसले को सॉल्व कर सकें। और इसमें उन्होंने कहा कि जी बाइडेन ने कहा है कि जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव्स हों कि वो बड़ा मुश्किल बना दें पुतिन के लिए कि वो आगे जाए और डू व्हाट पीपल आर वरीड ही मे डू, क्योंकि लोगों को है कि जी ये इसको इन्वेड ना करे यूक्रेन को। तो उसने कहा कि जी मैं ऐसे इनिशिएटिव लूँगा कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, रशिया के लिए इसको इन्वेड करना यूक्रेन को। तो हम बात जब ये होगी बाइडेन की और व्लादिमीर पुतिन की, तो फिर हम देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है यूक्रेन को लेके। तो एक वो पीछे वाली न्यूज़ जो थी हमारी इसकी, ये थी कौन सी हमारी, ये जर्मन सोशल डेमोक्रेट्स वेव थ्रू कोalition डील, ये उनकी हुकूमत चेंज हो रही है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और फिर हमारे पास ये जो है इसको भी डिटेल से आप ज़रूर पढ़िएगा, जो यूएस रशिया यूक्रेन को लेके यूएस और रशिया का दरमियान जो बातचीत अभी होगी और आगे नेगोशिएशंस चलेंगी, इसका भी फॉलोअप ज़रूर रखिएगा। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आया है एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास है, वो है हमारे पास, इसको देखें हम, जो मैक्रोन है इसके प्रेसिडेंट फ्रांस के, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जी फ्रांस सऊदी अरबिया जो है ना वो काम कर रहे हैं क्या करने के लिए, रिजॉल्व कर सकें, हल कर सकें और लेबनान के हवाले से जो तनाज़ा है रो है। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा जी फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया हैव कमिटेड टू फुली एंगेज टू रिजॉल्व अ डिप्लोमेटिक रो बिटवीन द गल्फ किंगडम एंड लेबनान, विजिटिंग फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन सेड ऑन सैटरडे। तो इन्होंने इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि जी फ्रांस और सऊदी अरेबिया है ना वो बिल्कुल कमिटेड हैं इंगेज करने के लिए, ताकि ये हल कर सकें। एक जो सफारती तौर पे हमें झगड़ा नज़र आया है, इख्तलाफ नज़र आया है किसके दरमियान, सऊदी अरब और लेबनान के दरमियान। तो ऐसा कहना था इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का। ठीक है, और उसका अनाउंसमेंट कब आई, जब इन्होंने मीटिंग की आफ्टर मीटिंग इन द रेड सी सिटी ऑफ जद्दा विद सऊदी अरेबिया's de facto रूलर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। जब इनसे मीटिंग की तो फिर उसमें मैक्रोन ने कहा कि जी ही हैड नो टैबूज डिस्कशन अबाउट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये बात करें कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया वाले है ना वो कोशिश करें जो रिजॉल्व किया जा सके, हल किया जा सके, जो लेबनान दिन का जो है वो सारा झगड़ा उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और इसको और साथ में मैक्रोन ने थोड़ी सी और डिटेल में आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जी वो बातचीत करेंगे लेबनीज़ प्रेसिडेंट से टेलीफोन के ज़रिए संडे को। और उन्होंने कहा अच्छा, मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि ये था क्या, ये था कि जी मैक्रोन ने कहा कि जी इसकी और प्रिंस सलमान की बात हुई है, उन्होंने जॉइंट टेलीफोन कन्वर्सेशन किया है, बातचीत किया है लेबनीज़ प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती के साथ, और कोशिश क्या थी कि वो क्राइसिस को सॉल्व किया जा सके जो कब शुरू हुआ था, अक्टूबर में हुआ था बिटवीन बेरूत एंड सेवरल गल्फ स्टेट्स। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरेबिया के साथ विच हैड ब्लॉक्ड इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स वगैरह इन्होंने रोकती थी। तो बेसिकली वो इशू है गल्फ स्टेट्स की, इन्होंने इंपोर्ट्स रोकती थी
तो उस पे जो है ना मैक्रोन कह रहे हैं कि जी फ्रांस यो कोशिश करेगा सऊदी अरेबिया के साथ मिलके कि सारा यो झगड़ा है इंपोर्ट्स को ब्लॉक करने का लेबनान के साथ, इसको क्या है सॉल्व किया जा सके। ये भी बहुत अहम न्यूज़ है, इसकी भी मुकम्मल डिटेल आप ज़रूर पढ़िएगा। ये सारा मैं PDF में डाल दूँगा। मेरा ये ग्रुप है facebook.com/group/donnews editorials, वहाँ से आप ले लीजिएगा इसका, और गूगल ड्राइव का लिंक भी यूट्यूब की मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। थोड़ा हम स्पोर्ट्स का देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे पास जो है ना वो बाबर आजम ने 50 की है मेरे ख्याल में। ये कह रहे हैं कि जी बाबर हेल्प्स पाकिस्तान रिकवर ऑन फर्स्ट डे, कि इसमें आबिद अली ने बनाए थे 39, अब्दुल्ला शफीक 25, अजहर अली नॉट आउट 36 और बाबर आजम नॉट आउट 60। ठीक है, और पाकिस्तान का स्कोर कितना है? स्कोर है पाकिस्तान का, किधर गया, 161 पे 2 आउट है। ठीक है, और बाकी देखें हमारे पास बाकी न्यूज़ क्या है। एक मतलब किसी ज़माने में हॉकी में हम बहुत आगे हुआ करते थे, लेकिन अब हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 11वीं पोजीशन है। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारे हालात हो गए हैं कि हमें 12वीं पोजीशन का मैच खेलना पड़ा है, और उसमें जो है हमने पोलैंड को 5-0 से हराया है। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके हमारी 11वीं-12वीं पोजीशन के मैच में 11वीं पोजीशन आई है। ठीक है, चलें। और उसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूज़ में क्या है, लैंगर वोंट रूल आउट रिटर्न ऑफ फॉर पेन। जैसे हमको पता है ऑस्ट्रेलियन कीपर पेन जो थे उस स्कैंडल के बाद जो है ना वो उनको कप्तानी छोड़नी पड़ी है, लेकिन लैंगर ने कहा है कि वो रूल आउट नहीं करते, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो रिटर्न करे पेन। ठीक है, तो अब वापस आता है कि नहीं आता, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि कीपर हैं। तो पहले तो कैप्टन के तौर पे खेल रहे थे, लेकिन अब एक आम प्लेयर के तौर पे खेल पाते हैं कि नहीं वो देखना होगा। लेकिन लैंगर ने कहा है ना कि वो इसको मतलब इसको रूल आउट नहीं करते कि ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि वो कम बैक कर सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम में। टिम पेन की बात हो रही है। और अब आगे इंडिया का टूर ऑफ साउथ अफ्रीका है, उन्होंने कहा ये जारी टू गो अहेड, यानी कि इसमें ये होगा टूर विदाउट T20s। तो उन्होंने कहा ये जो 26 दिसंबर से हमारा टूर हो रहा है जिसमें 3 टेस्ट हैं 3 वनडे हैं, तो उन्होंने कहा वो तो होगा, लेकिन जो 4 T20 हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, मुलतवी कर दिए गए हैं टू आ लेटर डेट। ठीक है, और ऐसा क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कंफर्म किया है सैटरडे को। ठीक है, आगे चलें। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इजाज़ इक्वल स्टैंड फॉर रिकॉर्ड बट इंडिया ऑन टॉप इन मुंबई टेस्ट, कि इसने तो 10 विकेटें ली थी इजाज़ ने। न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, स्पिनर लेफ्ट आर्म, लेकिन जो है इनकी अपनी टीम जो है वो 62 पे आउट हो गई है। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में भी है ना वो इंडिया ने 69 विदाउट लॉस हैं, तो ओवरऑल जो है ना 332 की लीड है इसकी इंडिया की। ठीक है, तो मैच में तो खैर इंडिया का पल्ला भारी है, लेकिन जो इजाज़ की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा याद रखी जाएगी। इनिंग्स में इसने 10 की 10 विकेटें हासिल की। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा प्रीमियर लीग से हम देखेंगे। उनके लीडर हैं चेल्सी, ये लीड करे थे इसमें पॉइंट्स टेबल पे, उनको ये है ना वो हैरान कुन शिकस्त हुई है वेस्ट हैम के हाथों। ठीक है, और ये किस तरह से चेल्सी क्रैश्ड इनटू अ शॉक 3-2 डिफीट एट वेस्ट हैम। ठीक है, तो वेस्ट हैम ने इन्हें 3-2 से शिकस्त दी है चेल्सी को। टिकट प्राइसेस जो है ना पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए उनका ऐलान कर दिया गया है, और उसमें जो है वो टिकट की प्राइसेस रखी गई हैं, वो रखी गई हैं 250 रुपये से लेके 2000 रुपये तक। ठीक है, अच्छा आज का थोड़ा मैं एडिटोरियल वगैरह मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक पहला एडिटोरियल हमारा है हॉरर इन सियालकोट में हवाले में जो हुआ मसला वो सारे डिटेल बताई गई है, और फिर साथ उन्होंने बताई गया है कि भाई क्योंकि ज़ाहिर है अब ये बंदा जो था पूरी दुनिया में ये जा रही है बात, तो हमें प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी कंडेमनेशन देखने को मिली, और आर्मी चीफ़ की जानिब से भी हमें बयान देखने को मिला। और साथ उन्होंने कहा कि जी मजहबी जमातें जो आमतौर पे ऐसी चीज़ों पर खामोश रहती हैं, तो वहाँ वो भी है ना इन्होंने इसके वो उन्होंने कहा है कि ऐसा सही ये हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, और साथ इसमें इन्होंने और क्या बात की है, और यहाँ पे इन्होंने और एग्जांपल्स दिए हैं कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है ब्लास्फेमी के हवाले से। तो इसमें इन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं मशाल ख़ान की भी, उसे भी लिंच करके है ना उसके फेलो स्टूडेंट्स की जानिब से 2017 में है ना वो इसी तरह मारा गया था। और 2014 की एग्जांपल दे रहे हैं शमा एंड शहजाद मसीह की, उनको भी ज़िंदा जला दिया गया था 2014 में। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दे रहे हैं कि कितनी बढ़ती हुई है हमारी, मतलब आसान है लोगों के लिए किसी तरह भी आप जो है वो एक मॉब बन के इस तरह का ब्लास्फेमी पे इसको
मार देते हैं लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी लास्ट कह रहे हैं कि जी ठीक है, वी मस्ट रिवर्स कोर्स बिफोर द फ्लेम्स ऑफ इंटॉलरेंस डेवर अस एज अ नेशन, ठीक है। तो बेसिकली अब यही इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे कितना आसान है, आप ब्लास्फेमी को लेके आप लोगों को मार दो, और ये इन्होंने सारी एग्जांपल्स इसमें कोट की हुई हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास ईरान डेडलॉक के हवाले से है कि ट्रंप जो है ना वो इसने बाहर आया था डील से, जो 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील थी। तो उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी एक मिनट, उन्होंने कहा कि जी रिवाइव करने की बातचीत हो रही है, दोबारा बहाल करने की बातचीत हो रही है। 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील थी कहाँ पे, ऑस्ट्रियन कैपिटल वियना में। तो लेकिन अभी भी है ना यहाँ पे अभी डेडलॉक है, अभी कोई हमें प्रोग्रेस इसमें नज़र नहीं आई है। और इसकी वजह ये है कि ईरानियन साइड है ना वही चाहती है कि इस एग्रीमेंट में है ना बड़े पैमाने पे चेंजेस लाए जाएं और तमाम जो सैंक्शंस पाबंदियाँ हैं वो उठाई जाएं। और जो यूके, फ्रांस एंड जर्मनी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द यूएस, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने रिजिड पोजीशन ली है, सख्त पोजीशन ली है, और उन्होंने तेहरान को कहा है कि जी आप जो है वो ओरिजिनल डील पे ही रिटर्न करो। लेकिन अब जो ईरान वाले हैं वो मज़ीद कंसेशन चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताई हुई है कि इस डील को स्केटल किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूनिलैटरली, यकतरफा तौर पे, कब 2018 में, ठीक है। और फिर उसमें उन्होंने सैंक्शंस लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी ईरान पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अगर जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स है उनका ये कहना था कि तेहरान जो है ना वो कंप्लायंस में था रिक्वायरमेंट्स के, और वो उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की थी। लेकिन जो है ट्रंप उसने यूनिलैटरली इस डील से अलग हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अब दोबारा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब ईरान जो है ना वो कह रहा है कि हमें मज़ीद कंसेशन दी जाएँ। तो उन्होंने कहा कि जी अब ये टॉक्स जो रिज्यूम होंगी, बहाल होंगी अगले हफ्ते, तो वेस्ट को चाहिए कि जी विल नीड टू ब्रिंग समथिंग मोर टू द टेबल, कि उनको ज़ाहिर है कुछ तो और उनको बात करनी पड़ेगी कि जो ईरान वाले हैं वो माने कि क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें मज़ीद कंसेशंस दो, जबकि उनका ईरान को भी ना रैशनली सोचना पड़ेगा इस ऑफ़र को जो दी जाएगी अगले हफ्ते, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट वीक जब ये रिज्यूम होंगी टॉक्स, तो क्या ये दोबारा डील जो है ना ईरान न्यूक्लियर डील ये बहाल होती है कि नहीं, उसको हम देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल क्या है, डेडलॉक है, ठीक है। तीसरा हमारे पास आज का एडिटोरियल था वो रियलिटी ऑफ एड्स के हवाले से था, कि इसमें हमारे पास के 1 दिसंबर को एड्स डे होता है, मनाया जाता है, उस हवाले से है। और यहाँ पे एक जो ख़तरनाक चीज़ है वो इसमें बताई हुई है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हैज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नंबर ऑफ एड्स केसेस इन एशिया, कि पाकिस्तान सबसे जो तेज़ी से बढ़ते हुए एड्स केसेस इन एशिया वहाँ पे हैं। और यहाँ पे इन्होंने थोड़े स्टेटिस्टिक्स जो दिए हुए हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उन्होंने स्टेट्स दिए हैं कि जी 0.24 मिलियन पीपल जो है ना एस्टिमेटेड टू बी HIV सफ़रर्स हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी 46,912 लोग जो हैं ना वो HIV के साथ जिंदा रह रहे हैं, जो क्या है रजिस्टर्ड हैं 50 एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर्स में, और 26,096 पीपल जो है ना वो रिसीव कर रहे हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और 7,264 पीपल जो है ना वो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को एंड आर ऑन ARV थेरेपी, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स को आप देख लीजिएगा, इसमें उन्होंने बताया हुआ है। खास अब ये लड़का नाम के हवाले से भी बात बताएँ, और इसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि सिर्फ एक वजह से एड्स नहीं फैलती, और मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी हो जाता है, और फिर जो नीडल्स का बार बार इस्तेमाल किया जाता है उस वजह से भी एड्स हो जाती है। और यहाँ पे इन्होंने लड़काना वाला जो मेजर आउटब्रेक आया था उस वाले से भी थोड़ी एग्जांपल दी हुई है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा ओपिनियन देख लेते हैं टाइटल के कौन कौन से हैं। एक अहमद बिलाल महबूब का जो है हमारे पास ओपिनियन EVM लॉ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं आप इसमें जो मेन पहली लाइन होती है ना, मेन क्रक्स, वो जरूर पढ़ लिया करें। जिस तरह इसमें क्या है, पूरा ओपिनियन नहीं भी पढ़े तो ये है जी, द प्रोक्योरमेंट एंड द यूज़ ऑफ EVMs इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द 2023 पोल विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने कहा कि इसको प्रोक्योरमेंट, इसको हासिल करना और इस्तेमाल करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, हलकों में 2023 में, उन्होंने कहा ये क्या है, बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो EVM के हवाले से एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन हमारे पास है फिडलिंग वाइल रोम बर्न्स, तो ठीक है। तो ये जो है इसको हम देखते हैं, एक ये वाला है हमारे पास, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये किस हवाले से है हमारे पास, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको वैसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। और एक और हमारे पास गवादर्स वेमेन है,
ये हमारे पास आया है, इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ख़ासतौर पे जेंडर स्टडीज़ जिन्होंने रखी होगी। और डेडली एयर जो लाहौर में वो बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है हमारे पास इसमें हमें वो देखने को मिली है। अब अगर हम देखें ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो हमारा यहाँ पे मुतासिर हुआ है, तो उस हवाले से ये वकास यूनुस का बड़ा अच्छा ओपिनियन है डेडली एयर। तो जिस तरह ये बात करेंगे जी, एयर इन लाहौर इज़ टॉक्सिक, टॉक्सिक इज़ द एयर its toxic is the air its residents suffer every single moment of their existence because of unwise policy decisions that had little regard for their well-being। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी मुतासर हो रही हैं इस डेडली एयर की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी नेवर बिफोर वाज हेल्थ इन लाहौर इन सच पैरल, कि लाहौर में कभी भी है ना वो इतना ख़तरे में नहीं थी, वो हेल्थ मसाइल नहीं थे यहाँ पे लाहौरियों को, उस हवाले से बात करें। और यो इसमें रिसर्च है उस वाले से बता रहे हैं कि जी इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है कि 2019 में क्या हुआ था, 1.7 मिलियन इंडियंस डाइड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन अलोन, कि 1.7 मिलियन उन्होंने कहा इंडियन जो हैं। इसमें यहाँ पे इंडिया की सारी एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई कितने लोगों की डेथ हुई थी, कितने बिलियंस का लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। पोल्यूशन को लेके बेसिकली ये हमारे पास ओपिनियन है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया में हो रहा है। ख़ासतौर पर लाहौर को लेके बताया गया था कि जो डिटीरिएट हुए है यहाँ पे क्वालिटी, इसकी एयर क्वालिटी की बात हो रही थी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी इसको अगर हम देखें, बाकी तो न्यूज़ में आपको करा दिया, तो बाकी इस भी फीडबैक दे दीजिएगा। आज मेरी कोशिश थी कि मैं सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी कराऊँ, जो पहले मैं फ्रंट पेज ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो आज इंटरनेशनल न्यूज़ और थोड़ी स्पोर्ट्स और ओपिनियन को भी थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश की है। तो इस बारे में भी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।